जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आर्य शर्मा और ये आपका प्यारा यूट्यूब चैनल आंसर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ही बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। जी हाँ, इसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कक्षा 9 और 11 के बच्चों के लिए, और साथ ही साथ उन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है, तो आप हमें लाइक और कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, अगर कुछ करेक्शंस हैं या आपको ख़राब लगता है तो वो भी आप हमें बताएं। आपकी जो एक रिप्लाई मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ समझेंगे। फटाफट हम लोग इसको समझते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का मतलब होता है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। उन्होंने सिंपल सी बात बताई, मतलब बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, बात उसको कितनी मेहनत लगी होगी या क्या सोचा होगा उन्होंने, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग अभी समझते हैं कि एक सेब गिरा और उसको उठाकर न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज कर डाली, है ना। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा नॉर्मल नहीं है। आपके सामने सपोज डैट सेब मिलता तो आप क्या करते, आप खाने लगते। बाहर में जाए न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई दुनिया की कोई भी दो चीज़ें हैं। एक्चुअली ये जो लॉ आया है वो 1686 में आया है, ठीक है। 1686 ईस्वी में ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने दिया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया भैया कोई दो चीज़ है दुनिया में, जैसे सपोज डैट एक ए चीज़ है और एक बी चीज़ है। चीज़ का मतलब होता है दो बॉडीज, कोई दो वस्तुएं दुनिया में कोई रखी हैं, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, ठीक है। इन दोनों के बीच एक बल लगता है, खिंचाव बल लगता है। इसको किसने बताया? न्यूटन ने बताया। समझ में आ गया। उन्होंने कहा भाई दुनिया में कोई दो चीजें होंगी, उनके बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और यह जो फोर्स होगा, जैसे इसका मास हम क्या मान लें m1 और इसका मास क्या मान लें m2। मास का मतलब होता है इनका द्रव्यमान। तो उन्होंने बताया भैया इनके बीच जो बल लग रहा है और इसके बीच की अगर मान लें ये दूरी कितनी है, r दूरी ले लें, मान लेते हैं कि r दूरी पर ये m1 m2 द्रव्यमान की कोई दो चीजें रखी गई हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो न्यूटन के अकॉर्डिंग वो लगेगा कितना, वो बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर बात करें तो it is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही किसका लॉ हो गया? न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ। अगर हम यहाँ से फार्मूला ड्राइव करें तो देखो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं, ये आ जाएगा m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। यही है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force acted between two bodies is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। यानी दुनिया की कोई दो वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा वो होता है जी टाइम। जहाँ पर भैया ये जी जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक बच्चा। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो भाई यहाँ से जी बराबर अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा? एफ आर ई स्क्वायर बटे m1 m2, यही तो आएगा जी की वैल्यू। तो देखो भाई यहाँ एफ का होता है न्यूटन और आर मतलब ये दूरी है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान m1 m2। ये दोनों क्या है? केजी केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा। और बच्चा इनकी वैल्यू जो हम निकालते हैं, जी की वैल्यू जो निकालते हैं वो कितनी हो जाती है? वो 36.67 10⁻⁻11, ठीक है। ये जी की वैल्यू यानी जी का मान होता है। एक्चुअली जी का मान कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब ये जी का मान किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना द्रव्यमानों पे डिपेंड करता है, ना उनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये अब यूनिट की बात हो गई। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला अगर लिख लें, डायमेंशनल फार्मूला का मतलब होता है इनका विमीय सूत्र, ठीक है। तो क्या आएगा? तो देखो F यानी फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? ml/2, ठीक है। ये फोर्स की हो गई। उसके बगल में हमें मीटर की लिखनी पड़ेगी, ये होता है L स्क्वायर, और उसके अपान में kg की, यानी kg होता है m स्क्वायर, ठीक है। इसको जब मिला देंगे तो m 2 है, ऊपर जाएगा -1 बचेगा, और L हो जाएगा L³ और T⁻⁻2 हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, जी की डायमेंशन हो जाएगी। तो जी के बारे में आपको इतना पता चल गया, जी की वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है ना, कैसे बनाएंगे इसके यूनिट, कैसे इसका मात्रक निकालेंगे, और फोर्स के बारे में पता चल गया। तो ये हो गया न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, यानी हम लोग यूनिवर्सल लॉ पढ़ चुके हैं और जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कंपेरिजन पढ़ने जा रहे हैं कि जी और एफ ई। चलिए इसको पहले हम लोग चलो कंपेरिजन पढ़ लेते हैं। कंपेयर का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कोई दो वस्तुएं रख देंगे, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब दो अगर कोई चार्ज रख दें, दो चार्ज रख देते हैं क्या आर डिस्टेंस पर, तो कूलाम के अकॉर्डिंग इन पे क्या लगने लग जाता है, एक बल लगने लगता है। तो हम मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी क्या है, आर है, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, बिल्कुल दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, ये भी माइनस चार्ज, तो ये फोर्स रिपल्सन का होगा। और इन्हीं के बीच अगर मान लेते हैं इसका मास m है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों का मास m ही होगा, तो इनके बीच एक ये Fe लगेगा जो रिपल्सन का होगा, और एक Fg लगेगा जो क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा। मतलब इनके बीच दो बल लगेंगे, एक न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन बल लगेगा जो इनको आपस में खींचेगा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा यानी वैद्युत बल लगेगा जो इनको दूर ले जाएगा। तो अगर देखें यहाँ से तो एफ जी यानी ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा जी टाइम एम स्क्वायर अपान, ठीक है, एम इंटू एम लिखोगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू डाल दें तो 6.67 10⁻11 है ना, और एम जो मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये होता है 9.1 10⁻31 kg। ठीक है, ये एम का एम होता है, और आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये एफ जी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसे इन दोनों को एफ ई की वैल्यू अगर निकालें तो एफ ई बराबर क्या आ जाता है बच्चा, एफ ई बराबर, देखो एफ ई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, के टाइम क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब दोनों चार्जों का गुणनफल अपान में उनकी दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, क्यू जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻19 होता है, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉरी यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, और अपान में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब भाई अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी हम अगर एफ जी अपान एफ ई कर दें, तो ये भैया आर आर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, आप देख रहे हैं आर आर स्क्वायर कट जाएगा। तो इनको सॉल्व करने पर ये लगभग ये अप्रॉक्सीमेट आ जाता है 10⁻43। ठीक है, लगभग में ये आता है। तो ये इन दोनों का क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उनके बीच कंपेयर हो गया। ठीक है, आइए उसके बाद हम फटाफट समझ लेते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी का मतलब बच्चा क्या होता है, जिस फोर्स से, जैसे अभी आपने जो यहाँ पे बल पढ़ा है या फोर्स पढ़ा है, क्या पढ़ा है, F = G टाइम m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये जो बल है ये दुनिया की कितनी भी दो वस्तुओं के बीच लगेगा। तो भाई एक मान लो एक वस्तु, इसमें से क्या मान लें, पृथ्वी, ये क्या है, अर्थ है हमारी, तो इस अर्थ के ऊपर मान लो कोई वस्तु m द्रव्यमान की रख दें, तो ये इसकी तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, खींचेगी। तो जिस बल से पृथ्वी अपनी और वस्तुओं को खींचती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी से डिनोट करते हैं। जी की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक्सीलरेशन है, मतलब त्वरण है, तो मीटर/सेकंड स्क्वायर होगा। जी की वैल्यू 9.8 या कभी कभी 10 भी ले लिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा इसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी का मतलब घटती बढ़ती रहती है, उसको हम नीचे समझेंगे इस टॉपिक में कि जी का वेरिएशन कैसे होता है, जी कैसे घटती और बढ़ती है। ठीक है, या चलो यही समझ लेते हैं। तो देखो अभी आप चलो अभी ये प्रूवमेंट करवाएंगे तो आपको समझाएंगे। तो जी का ये, और यूनिट अगर इसका हम डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन, तो भाई डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है L⁻²। L क्या है, मीटर/सेकंड स्क्वायर, सिंपल सा है ना। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। हाँ, जी की जो वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं होती, ये 9.8 कांस्टेंट नहीं है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ऑर्बिटरी का मतलब होता है ये जगह जगह पे बदलती रहती है।
ठीक है, कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी हम यहाँ पे बात करेंगे। अब आप बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 9 और 11 के लिए, और आपको बहुत ध्यान से रखना है कि जी और जी में क्या रिलेशन है। जी 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 का मतलब बहन बहन नहीं, जी मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी, इसमें हम लोग रिलेशन समझेंगे। तो भाई अभी हम सीखे हैं एफ इक्वल्स टू क्या, जी टाइम एम ई, सॉरी देखो हमें एक फार्मूला पता, मान लेते हैं कोई एक वस्तु क्या है एम, ये हमारी अर्थ है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, आर ई होती है, इसका मास कितना होता है, एम ई होता है। इसके ऊपर मान लेते हैं कोई बॉडी एम रखा है, कोई एक वस्तु रखी है, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई एक वस्तु एम द्रव्यमान की रखी है, तो भाई एक बॉडी ये है दूसरी बॉडी ये है, तो इनके बीच भी तो फोर्स लगेगा, तो कितना लगेगा, यानी जी इक्वल टू हो जाएगा जी टाइम एम वन एम टू, यानी ये हो जाएगा एम ई, एक एम ई है दूसरा क्या है एम है, अपान आर स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर ई, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर। समझ में आ गया इनके बीच ये क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि एक पृथ्वी हो और एक कोई वस्तु उस पर रखी हो, तो उसके बीच क्या लगेगा, एक बॉडी ये फोर्स लगेगा जी टाइम एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। अब अगर हम बात कर लें भाई यहाँ पर थोड़ी सी, तो ये फोर्स कैसे लगाएगा इस पृथ्वी पे, ये इसके नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, वेट मतलब कोई वस्तु अगर अर्थ पे रखते हैं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा एम जी, उसका भार काम करेगा, तो एफ बराबर क्या होता है भाई, एफ बराबर हो जाएगा एम जी, जो नीचे की तरफ वर्क करेगा तो एफ की जगह क्या डाल देंगे एम जी, तो ये हो जाएगा जी टाइम एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। तो देखो भाई यहाँ से एम एम क्या हो जाएंगे चल बस से, और जी टाइम आपका मिल गया जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यही भैया रिलेशन है किसके किसके बीच में, जी जी के बीच में, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे स्मॉल जी किस तरीके से मास जी पे डिपेंड करती है। अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू निकालना है, तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे पुट कर देंगे, जी बराबर 6.67 10⁻11 होता है, और एम ई यानी मास ऑफ जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ देख के, मुझे याद नहीं है लेकिन अभी एक मिनट, हाँ जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है वो होता है मास ऑफ अर्थ होता है 6.0 10⁻24 kg। ठीक है, ये अर्थ का मास होता है, ये पुट कर देंगे। और आर ये मतलब जो रेडियस होती है ये इसकी होती है कितनी, ये होती है 6.37 10⁻6 मीटर। ये अगर हम पुट कर देंगे तो जी की वैल्यू आप फर्दर निकाल पाएंगे 9.1 लगभग में आपको मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। आइए फटाफट बात कर लेते हैं वेरिएशन की, मतलब ये जी का वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब है अप डाउन जाने पर कितना घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो भाई हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी क्या है अर्थ है, तो अर्थ की वही बात है, ये क्या है रेडियस है आर ई, और इस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे बात करें और एक पॉइंट यहाँ पे बात करें, ये दो, और ये मान लो क्या है एच ऊंचाई पे कोई दूसरी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो भाई जब हमारा सरफेस पे जी की वैल्यू अगर हम निकालें सरफेस पे, तो लिखेंगे एट सरफेस, सरफेस, तो भाई सरफेस पे जी बराबर क्या होता है, अभी आप पढ़ चुके हो जी टाइम एम ई अपान आर ई स्क्वायर, इतना होगा। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लेते हैं 1। अब मान लेते हैं एच ऊंचाई पे पॉइंट इस पे तो लिखेंगे एट हाइट, ठीक है, एट हाइट एच, एच पे अगर बात करें तो वहां पे जी डैश मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं जी डैश, तो डी डैश बराबर क्या होगा जी टाइम एम ई, बात की तो सब यही रहेगा, केवल क्या पड़ जाएगा ये आर ई प्लस एच हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा जी डैश अपान जी इक्वल टू क्या, इक्वल टू देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, एम ई कैंसिल हो जाएगा, है ना, मैं कर नहीं दिखा रहा हूँ तो सीधे क्या आ जाएगा भाई, देखो ऐसे चलो करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और अपान में जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो देखो जी एम ई कैंसिल कैंसिल हो गया ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी टाइम जी इक्वल्स टू क्या, ये ऊपर पहुंचेगा और ये नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपान में क्या आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ से जी की वैल्यू निकालना है, तो देखो जी
डैश बराबर निकालेंगे तो जी ऊपर पहुंच जाएगा, तो जी ऊपर रखते हैं और इस दोनों को नीचे ले आते हैं, तो कुल मिला के ये आपका आ जाता है कॉमन कॉमन लेके तो 1 प्लस एच अपान आर ई, 1 प्लस एच अपान आर ई का स्क्वायर। इस तरीके से हमको जी डैश प्राप्त हो जाता है पृथ्वी के किसी भी ऊपर पॉइंट पे। तो यहाँ पे जी डैश क्या है, यहाँ पर पॉइंट है। अब देखो भाई नीचे एच अपान में एच आया है, तो एच को जैसे ही हम क्या करेंगे, एच को बढ़ाएंगे, तो एच बढ़ाएंगे इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा तो जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एच डालेंगे तो जी की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। इसका मतलब ऊपर जाने पर क्या होता है, जी की वैल्यू घटती है। ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर जाने पर जी का यानी जी वैल्यू ऑफ जी है ना, वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होगी। जी ऊपर जाने पर जब जाएंगे तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो अगर हम बात कर लें हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ है, इसमें एक गड्ढा खोद लें, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ तक आप खोद ले आए हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे पहुँच आए, तो पूरी ये क्या है हमारी, ये पूरी आर ही है ना। आप एच ऊंचाई क्या इसके अंदर आए हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो ये आता है जी डैश इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाता है जी टाइम 1 माइनस एच अपान आर ई, ठीक है, ये आता है। तो इसको वही फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू क्या है, एच अगर बढ़ाते जाएंगे तो 1 से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब जी टाइम है लेकिन एच बढ़ेगा, तो एच अगर एक भी हो गया तो एक हो जाएगा, तो जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एच अगर एक कर देंगे, और एक कब होगा, आर ई बराबर एच। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर आर ई बराबर क्या डाल देंगे, एच, तो ये 1 आर ई कैंसिल यानी 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जी डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम सेंटर की एच आर ई के बराबर कब होगा, सेंटर पे, तो पृथ्वी की जो केंद्र पर है जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम लिख लेंगे सेंटर पर, जो सेंटर पर जी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सेंटर पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर और नीचे आने पर, अगर हम नीचे आते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होगी, मतलब चाहे अर्थ से ऊपर जाओ, सरफेस से ऊपर जाओ, चाहे सरफेस से डाउन आएंगे, जी की वैल्यू क्या होगी, दोनों कंडीशन में घट रही है। इस क्वेश्चन से देखो एच बढ़ेगा तो जी घटेगा, इसका मतलब अगर गहराई बढ़ाएंगे तब भी जी घटेगा, ऊंचाई बढ़ाएंगे तब भी जी घटेगा, और सेंटर पर आके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और एक जगह शून्य होती कहाँ पे, इक्वेटर पे, है ना, भूमध्य रेखा पे शून्य नहीं मिनिमम होती है। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम सबसे कम कहाँ पे होती है, तो भैया ये होती है इक्वेटर पे, या हम कह लें भूमध्य रेखा पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेटर पर क्या होती है, लेस होती है, सबसे कम। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो भैया पोल्स पे होती है। पोल का मतलब क्या होता है, ये जो अर्थ के सिरे होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ लिख देंगे पोल्स पे ग्रेटर होती है, ठीक है, जी की वैल्यू ग्रेटर होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जी का वेरिएशन सरफेस से ऊपर जाने पर घटेगा, सरफेस से अंदर सेंटर की तरफ जाने पर घटेगा, और सेंटर पर जीरो हो जाएगा, और इक्वेटर पर क्या होगा, सबसे कम होगा, और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा क्या, जी का मान। ये बात हमने सीख लिया है। एक चीज़ और समझते हैं, सपोज दैट आपके मन में कभी एक खुरापात आइडिया चल रहा हो, जैसे मान लेते हैं एक पृथ्वी है, एक अर्थ है, आपको पता है अर्थ गोल है। अब मान लेते हैं इस अर्थ पे आपने क्या कर दिया, एक सुरंग खोद ली, सुरंग समझते हैं, एक बीच में एक होल बना लिया इतना ज़्यादा। तो आप देखो पॉसिबिलिटी ये है, मान लेते हैं इसमें आप जंप कर जाएं, कूद जाएं, तो इस होल में आप सोचोगे इधर से जंप करेंगे इधर निकल आएंगे, आप नहीं, क्योंकि भैया जैसे जैसे अर्थ की सेंटर की तरफ आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर राइज करता है, मतलब ताप बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्म है इसके अंदर। जहाँ सब शायद जर्मनी ने इसमें 1200 किलोमीटर तक का एक होल इसमें किया है, उसके बाद उसके सारे इंस्ट्रूमेंट पिघलने लगे। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पे जाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ तक जाने से पहले ही पिघल जाएंगे, दब जाएंगे। लेकिन सपोज दैट आपने कुछ ऐसा पहन लिया है, आपके पास एक शक्ति आ गई है जिसकी वजह से आप इसके अंदर आ जाते हो, तो देखो जैसे अर्थ की तरफ जाएंगे आप बहुत तेज होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पर शून्य यानी
ग्रेविटी शून्य हो जाएगी, इसका मतलब आप यहीं पे रुक जाएंगे। या मान लेते हैं आप इधर चले आए तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ग्रेविटी बढ़ेगी, ये फिर आपको खींचना स्टार्ट कर देगी। मतलब आप जब यहाँ होंगे तब भी ये सेंटर की तरफ खींचेगी, आप जब यहाँ होंगे तब भी ये सेंटर की तरफ खींचेगी। मतलब आप क्या हो जाओगे, आप इसके बीच में अप डाउन करते रह जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया जी की वैल्यू के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कंपेयर ऑफ मास एंड डेंसिटी, सॉरी कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि हम अगर अर्थ का मास निकालें और उसकी डेंसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए भैया, मास और डेंसिटी अगर हम निकालें तो अभी हमने क्या सीखा है, अभी हमने सीखा है G बराबर G टाइम एम ई अपान आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एम ई के बारे में बात करें तो भाई एम ई अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा G आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल G हो जाएगा। अब भाई देखो G की वैल्यू 9.8 होती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं किसकी, G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। आर ई अभी आपने देखा था, आर ई बराबर क्या था 6.37 10 टू दी पावर कितना 6 शायद था, है ना। एक मिनट हम देख लेते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ 676 ये इतने मीटर। और जो G होता है कैपिटल G, इसकी वैल्यू 6.67 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये सारी वैल्यूज अगर आप इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो G आर ई और G ये सब पुट कर देंगे तो भैया जो मास होगा यानी एम ई होगा वो लगभग 6 × 10 की पावर कितना आ जाएगा 6.0, ये लगभग में आएगा 24 kg। ठीक, ये लगभग में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है G की, समझ में आ गया लगभग में। अगर ये हो गया मास, ठीक है, ये अर्थ का मास कंप्यूट कैसे करेंगे आपको पता चल गया। उसके बाद हमें डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो देखें डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो डेंसिटी तो मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। द्रव्यमान बराबर क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह पे अभी हमने जी आर ई स्क्वायर अपान जी लिखा था। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 आर ई क्यूब। अगर मैथ के स्टूडेंट है नहीं जानते हो तो आप ये समझ लो होता है। इसके बाद रो, हमें रो निकालना है, तो अगर हम रो बराबर निकालेंगे तो बाकी सब ट्रांसफॉर्म कर दो। तो रो बराबर निकालेंगे तो देखो एक आर ई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3G अपान 4 पाई कैपिटल G। ठीक है, ये आपकी रो की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये क्या है डेंसिटी है। यहाँ पे अगर आप G की वैल्यू फिर G स्मॉल g कितना होता है 9.8 और कैपिटल G बराबर 6.67 टू द पावर -11, तो ये सारी पुट कर देंगे तो रो जो होगा वो आपका लगभग में आ जाता है ये 5.5 10 टू द पावर +3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका डेंसिटी आ जाती है। अर्थ की डेंसिटी का मतलब पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक अच्छा 11 और 9 के लिए था। कंपटीशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको याद ध्यान रखना है कि जी की वैल्यू अप जाने पर क्या होती है, डाउन जाने पे क्या होती है, सेंटर पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पे क्या होती है। ठीक है, और अगर हम मान लो तो अर्थ की बनी सुरंग में कभी घुस जाते हैं तो क्या होगा वो हम इससे सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे नॉलेज इंक्रीज हुआ तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।